Hello, dear student. Welcome to our YouTube channel Goodwill GS and English Ganga. And we are here today to discuss about NCRT class 10th history MCQs related to lesson number first, the rise of nationalism in Europe. And one thing you have to remember that this lesson is going to very important for your board examination, because in your board examination 20 MCQs to be asked, and if you want to make secure 20 number, then concentrate on the video and try to understand whatever I am going to tell you. So let's start our first question. Our first question is, choose the correct nationality of the artist Frederick Soriu, who visualized in his painting a society made up of democratic and social republic. इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन का सही ऑप्शन का चुनाव करना है कि वह कौन से राष्ट्र से, किस देश से बिलोंग करते थे। कौन? एक कलाकार थे फेडरिक शोरियो, ठीक है, जिन्होंने अपनी पेंटिंग के माध्यम से समाज को दर्शाने का प्रयास किया था, जिसमें डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक की भावना दिख रही थी, प्रदर्शित हो रही थी। ऑप्शन है जर्मन, स्विस, फ्रेंच एंड अमेरिकन। जर्मन, स्विस, फ्रेंच एंड अमेरिकन किस देश के रहने वाले थे और किस क्लाइन से और किस समाज से आने वाले थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो सही होगा स्विस। कहाँ के रहने वाले थे वो? स्विस। ठीक है, स्विट्जरलैंड से रिलेट करते थे स्विस। ये जर्मन स्पीकिंग रीजन हुआ करता था उस समय। Question number second. Nationalism which emerged as a force in the late 19th century means. लेट 19th century यानी 19th century के अंतिम समय में, लेट में, नेशनलिज्म की भावना या राष्ट्रवाद की भावना जो उभर कर सामने आई, इसका मतलब क्या था, इसका अर्थ क्या था? ऑप्शन नंबर 1, स्ट्रॉन्ग डिवोशन ऑफ फॉर वंस ओन कंट्री एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर। किसी भी एक क्षेत्र, एक देश के प्रति, ठीक है, किसी एक देश के प्रति उसके इतिहास और उसकी संस्कृति के बारे में बहुत ही प्रबल डिवोशन की भावना। डिवोशन का मतलब समर्पण की भावना। स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री विदाउट अप्रिसिएशन फॉर अदर नेशंस, यानी दूसरे राष्ट्र के अप्रिसिएशन के बिना केवल अपने राष्ट्र की पहचान के प्रति जो डिवोशन होगा वो। स्ट्रॉन्ग लव फॉर वंस ओन कंट्री एंड हेट्रेड फॉर अदर्स, यानी अपने देश के प्रति सच्चा स्नेह, सच्ची भावना रखना, और दूसरों के प्रति या दूसरे देशों के प्रति हेट्रेड की भावना रखना, अर्थात हेट की भावना, घृणा की भावना। इक्वली स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में जितने भी देश हैं उन सारे देशों को या उन सारे देशों के लिए स्ट्रांगली डिवोशन की भावना रखना, इक्वली स्ट्रांग डिवोशन की भावना रखना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर, यानी अपने संस्कृत, अपने देश के इतिहास और संस्कृत के प्रति, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिवोशन यानी सच्ची श्रद्धा रखना ही क्या कहलाता है? नेशनलिज्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द टर्म with the statement given below. A utopian society. Match the term. It is written as, choose the correct statement. ये हो जाएगा यहाँ पे, choose the correct statements. ठीक है, यूटोपियन सोसाइटी एक काल्पनिक आदर्श समाज को कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट सही दर्शा रहे हैं? किस समाज को हम एक काल्पनिक आदर्शवादी समाज कहेंगे, आदर्श समाज कहेंगे? यूटोपियन का मतलब होता है जो कल्पना, जो सोच कर बनाया जाए।
ठीक है, काल्पनिक। अ सोसाइटी अंडर ए बेनेवोलेंट मोनार्की, एक ऐसा समाज जिसमें मोनार्की हो, बेनेवोलेंट हो, उदार हो। अ सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट, एक ऐसा समाज जो शायद कभी एग्जिस्ट करता हो। अ सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ चूजन फ्यू वाइज मैन, ऐसा समाज जो अपने समाज के लोगों ही द्वारा, कुछ बुद्धिमान लोगों के द्वारा जो चुने गए हों वो कंट्रोल करते हों, मतलब ऐसा समाज। अ सोसाइटी अंडर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और एक ऐसा समाज जो संसदीय डेमोक्रेसी के अंतर्गत आता हो, ठीक है, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत आता हो, संसदीय गणतांत्रिक रूप में आता हो, इसमें से कौन सा सही है? तो आई थिंक दिस विल गो टू बी, ठीक है, बी, मतलब स्टेटमेंट 2 और 3 आर करेक्ट। मतलब ऐसा आदर्श समाज कभी हो ही नहीं पाएगा, और अ सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ ए चूजन फ्यू वाइज मैन, यानी कुछ बुद्धिमान लोगों द्वारा उस सोसाइटी को कंट्रोल किया जा रहा हो, गवर्न किया जा रहा हो, जो लोग चुनकर आए हों, ठीक है, समाज में से ही जो लोग चुनकर आए हों। क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट द करेक्ट डेफिनेशन टू डिफाइन द टर्म प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट मीन्स क्या होता है? जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, ठीक है। रिफ्रेंडरी, 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 ये लाइन आ गई है। प्लेबिसाइड मीन्स जनमत संग्रह। प्लेबिसाइड के डेफिनेशन के रूप में कौन सा एक कथन सत्य है, उसको चूज करना है। प्लेबिसाइड इज अ डायरेक्ट वोट by which only the female members of a region are asked to accept or reject a proposal। प्लेबिसाइड, प्लेबिसाइड जो है एक प्रकार का डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम होता है, जिसमें महिलाओं को किसी क्षेत्र के लोगों को चुनने के लिए, ठीक है, चुनने के लिए अर्थात वोट करने के लिए, चुनाव में भाग लेने के लिए कहा जाता है कि महिलाएं उनको चुने या ना चुने, इलेक्ट करें या ना करें। प्लेबिसाइड इज अ डायरेक्ट वोट बाय द फीमेल मेंबर्स ऑफ ए मैट्रियार्कल सिस्टम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल। प्लेबिसाइड एक डायरेक्ट वोट सिस्टम होता है जिसमें महिलाएं जो है मैट्रियार्कल सिस्टम, यानी मैट्रिमोनियल सिस्टम जिसको आप कह सकते हैं, जिनकी जो विवाहित लोग हैं, विवाहित पुरुष हैं, उनको अपना वोट कर सके या ना कर सके। प्लेबिसाइड इज अ डायरेक्ट वोट बाय ओनली अ चूजन फ्यू फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल। प्लेबिसाइड एक डायरेक्ट वोट सिस्टम होता है जिसमें कुछ लोग, जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कुछ लोग जो है किसी पर्टिकुलर रीजन में कुछ लोगों का चुनाव करते हैं। एंड डी, प्लेबिसाइड इज a direct vote by which D1, plebiscite is a direct vote by which all the citizens of a region are asked to accept or reject a proposal। plebiscite जो है क्या होता है? प्लेबिसाइड, प्लेबिसाइड एक डायरेक्ट वोट सिस्टम होता है जिसमें जितने लोग, ठीक है, वोट करने के लिए योग्य होते हैं, एबव 18 जैसा कि माना जाता है, उन सारे लोगों को वोट का अधिकार दिया जाए। तो इसका कौन सा सही होगा? डी सही होगा। उसी में बोलते हैं जनमत संग्रह, ठीक है। प्लेबिसाइड इज अ डायरेक्ट वोट बाय व्हिच ऑल द सिटीजंस ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल। किसी प्रस्ताव को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए जितने भी एक क्षेत्र के सिटीजन होते हैं उनसे सबसे डायरेक्ट वोट कराया जाता है, उसी को प्लेबिसाइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अर्नेस्ट रेनन or Ernst Renan believed that the existence of nation is necessity because अर्नेस्ट रेनन का मानना था क्या, वो सोचते थे, विश्वास करते थे कि एक राष्ट्र की उपस्थिति अनिवार्य है, नेसेसिटी है। क्यों? क्योंकि इट इंश्योर्स प्रोटेक्शन टू ऑल इनहेबिटेंट्स, क्योंकि उस क्षेत्र में रहने वाले जितने लोग हैं उनके सारे जो है, मतलब उनको प्रोटेक्ट करता है, इंश्योर करता है, निश्चित करता है। इट इंश्योर्स लिबर्टी टू ऑल इनहेबिटेंट्स सिटीजन, और वहाँ पे जितने लोग रहने वाले हैं उन सबके जो है लिबर्टी को, स्वतंत्रता को संरक्षित करता है। इट इंश्योर्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू इट्स हैबिटेंट्स, मतलब ये जो नेशंस नेसेसिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस है, ये जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंश्योर करता है। इट इंश्योर्स जॉब्स एंड गुड
हेल्थ टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। और यह जो है जितने भी उस देश उस क्षेत्र के निवासी होते हैं उन सभी लोगों के जॉब और गुड हेल्थ को इंश्योर करता है। तो आई थिंक द आंसर विल गो टू ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, इट इंश्योर्स लिबर्टी, स्वतंत्रता को जो है ये इंश्योर करता है, स्वतंत्रता को सुरक्षित रखता है, ये सही होगा अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना। कांग्रेस ऑफ वियना यानी वियना में जो कांग्रेस हुआ था, ठीक है, एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में कौन सा देश भाग नहीं लिया था, किस देश ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना। ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, स्विट्जरलैंड। तो द आंसर इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने जो है वियना में कांग्रेस में भाग नहीं लिया। Question number 7. The first great revolution which gave the clear idea of nationalism with its core words liberty, equality and fraternity was the first great revolution। पहला जो महान यानी पहली जो महान क्रांति हुई, gave the clear idea of nationalism, जिसने राष्ट्रवाद की स्पष्ट विचारधारा को प्रस्तुत किया, जिसके 3 प्रमुख शब्द थे। कौन से थे? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी स्वाधीनता, स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता और फ्रेटर्निटी भाईचारा। तो ये कौन सा रिवॉल्यूशन था? ठीक है, कौन सा रिवॉल्यूशन, किस रिवॉल्यूशन में ये बात कही गई थी? तो ये बात कही गई थी जो है द रशियन रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कौन सा रिवॉल्यूशन था? फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत ये सारी बातें निकल कर आई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर करेक्ट। कौन से ऐसे सेंटेंस हैं, कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से संबंधित हैं और सही? आफ्टर the end of the French Revolution, it was proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. आफ्टर द एंड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन की समाप्ति के बाद ये घोषणा की गई कि लोगों द्वारा जो है सरकार की स्थापना की जाएगी और उनके भाग्य के निर्माण के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अंतर्गत एक देश का निर्माण किया जाएगा। फ्रांस विल हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? फ्रांस जो है संवैधानिक रूप से एक मोनार्की की स्थापना करेगा, मोनार्की अर्थात राजशाही सत्ता स्थापित करेगा। एंड द न्यू पब्लिक विल बी हेडेड बाय ए मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली। और जो नया पब्लिक, न्यू पब्लिक मतलब जो नया गणराज्य बनेगा, रिपब्लिक बनेगा, पब्लिक नहीं रिपब्लिक बनेगा, ठीक है, वो उसका जो हेड होगा यानी जो मुखिया होगा वो रॉयल फैमिली अर्थात राजा के घर से आएगा, ठीक है, राजा के घर से आएगा अर्थात शाही वंश से आएगा। A centralized administrative system will be put in place to formulate uniform laws for all citizens। एक केंद्रीय प्रशासनिक सिस्टम की स्थापना की जाएगी जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म लॉज अर्थात समान नागरिक संहिता बनाई जाएगी या समान कानून दिया जाएगा उनको। Imposition of internal custom duties and dues will continue to exist in France। Imposition of internal custom, जो आंतरिक कर हैं, ड्यूटीज हैं, ड्यूज हैं, उनको फ्रांस में लागू किया जाएगा, यानी जो लागू हैं वो लगातार चलते रहेंगे। तो which sentence or is or are correct? So I think the first sentence will be correct, पहला वाला सही होगा। And the third, a centralized administrative system will be put in place to formulate uniform laws for all citizens। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, फर्स्ट और थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? इसका ऑप्शन सही होगा सी वाला, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी करेक्ट। ओके, question number 9, question number 9 says, what says, the French revolutionaries declared that the mission and destiny of the French nation was। फ्रेंच रेवोल्यूशन से
ने डिक्लेयर किया क्या द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन वॉज, यानी फ्रेंच जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें जो रिवॉल्यूशनरीज थे यानी जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने फ्रांस देश के मिशन और इसके भाग्य को निर्धारित किया, कौन सा डिक्लेयर किया, कौन सा, टू कैंकर द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोगों को जीतना, टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म, ठीक है, पीपल मतलब यूरोप के लोगों को दास्ता के बंधन से मुक्त करना, टू स्ट्रेंथन एब्सोल्यूट मोनार्कीज इन ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप, यूरोप के सभी देशों में जो मोनार्कीज हैं उनकी शक्ति को बढ़ाना, टू प्रोपोगेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में यानी संसार के हर हिस्से में लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की भावना को प्रचार प्रसार करना, यानी भावना का प्रचार प्रसार करना। विच सेंटेंस विल बी करेक्ट टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम द डिस्पोटिज्म, दिस आंसर विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज, 1804 ईस्वी का जो सिविल कोड था फ्रांस में, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता था? द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी कोड, फ्रांसीसी क्रांति कोड, नेपोलियनिक कोड, नेपोलियन कोड, यूरोपियन इंपीरियल कोड और फ्रेंच सिविल कोड। तो दिस आंसर विल बी गो टू ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियनिक कोड, ठीक है, नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता था, नेपोलियन संहिता। क्वेश्चन नंबर 11, द नेपोलियनिक कोड वाज एक्सपोर्टेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, नेपोलियन कोड कहाँ से लिया गया था, एक्सपोर्ट कहाँ से किया गया था, मतलब कहाँ को एक्सपोर्ट किया गया था, किस क्षेत्र को? इंग्लैंड, स्पेन, रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, पोलैंड। तो कौन सा था? स्पेन, ठीक है, स्पेन। नेपोलियन कोड वाज एक्सपोर्टेड टू स्पेन of the following regions or Spain. Question number 12. The liberal nationalism stands for, liberal nationalism stands for मतलब इसका क्या होता है, अर्थ क्या होता है वो बताना है। फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, preservation of autocracy and clerical privileges, freedom for only male members of society and equality before law, freedom only for senior citizens। तो लिबरल नेशनलिज्म का अर्थ क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, तो फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, इंडिविजुअल मीन्स प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित, प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समता, ये इसका मतलब होता है लिबरल नेशनलिज्म उस समय, ठीक है, और आज भी। क्वेश्चन नंबर 13, हु एमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, ठीक, ये दिल्ली 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हु एमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द सेक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, यंग इटली नाम से जो सेक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी वो इनमें से किसने की थी? ऑटो वॉन बिस्मार्क, गुसेप्पी मैजनी, मैटरमिक और मैटेमिक, जॉन गॉटफ्रायड हर्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये किसने किया था? गुसेप्पी मैजनी, गुसेप्पी मैजनी ने किया था, ठीक है, यंग इटली की स्थापना सेक्रेट सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म यूनिवर्सल सफरेज मीन्स, यूनिवर्सल सफरेज का तात्पर्य होता है, क्या होता है? द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड ओनली टू मेन। यूनिवर्सल सफरेज, सफरेज का मतलब होता है मत का अधिकार, ठीक है, वोटाधिकार, मत का अधिकार। वैश्विक, यूनिवर्सल वैश्विक मताधिकार का मतलब क्या होता है? द राइट टू द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड ओनली टू मेन, यानी केवल पुरुष वर्ग के लोगों को मत देने का अधिकार, इलेक्ट करने का अधिकार, ठीक। द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स, सभी प्रौढ़ लोगों को, ठीक है, जो वोट देने के लायक हो गए हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है, उन सारे लोगों को वोट देने का अधिकार। द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, केवल धनी लोगों को, ठीक है, वोट देने का अधिकार, चुने जाने का अधिकार। द राइट टू वोट गेट इलेक्टेड ग्रांटेड ओनली टू एजुकेटेड मैन एंड वुमेन, केवल शिक्षित महिलाओं और पुरुषों को ही वोट करने का अधिकार और उन्हें चुने जाने का अधिकार। तो आई थिंक आंसर दिस क्वेश्चन विल गो टू ऑप्शन नंबर बी, द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स,
यानी सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाना चाहिए वोट करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर और बिलीफ ऑफ कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म का निम्नलिखित में से कौन सा फीचर नहीं है या विश्वास नहीं है, बिलीफ नहीं है? सॉरी। Conservatives believe in established traditional institutions of state and policy. जो कंजर्वेटिव्स का मतलब रूढ़िवादी लोग, तो रूढ़िवादी लोगों की विचारधारा क्या है? एस्टेब्लिश करना ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड पॉलिसी, ठीक है, यानी ट्रेडिशनल जो पारंपरिक इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं, और जो राज्य के कर्तव्य हैं, नियम कानून हैं, उनकी स्थापना करना, ये उनका विश्वास होता है। कंजर्वेटिव्स स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, ठीक है, क्विक चेंज। जो ट्रेडिशन में या मतलब जो पारंपरिक रूप से या उनकी संस्कृति में जो परिवर्तन होता है, चाहे वो धीरे हो या बहुत तेजी से त्वरित परिवर्तन हो, उसके लिए वो जो है चिंता में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन, कंजर्वेटिव्स प्रपोज टू रिटर्न द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज एंड वर अगेंस्ट द आइडियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन टू स्ट्रेंथन मोनार्की, ठीक। कंजर्वेटिव्स प्रपोज्ड करते हैं क्या, कि वो जो है, जो प्री रिवोल्यूशनरी टाइम पीरियड था, यानी क्रांति से पहले का जो समाज था, वो समाज फिर से आ जाए, ठीक। और वो मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकतावाद के खिलाफ और मोनार्की को स्ट्रेंथ करने के खिलाफ हैं या थे। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन द मोनार्की, चर्च एंड अदर सोशल हायरार्कीज। कंजर्वेटिव्स जो है मोनार्की, चर्च और दूसरे सामाजिक जो है रूढ़िवादियों में विश्वास करते थे। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15, द ऑप्शन विल गो टू सी। कंजर्वेटिव्स का मतलब है रूढ़िवादी विचारधारा के लोग। तो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग जो है मोनार्की को सपोर्ट करते हैं, मोनार्की की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और किसके खिलाफ रहते हैं? आधुनिकतावाद के खिलाफ, आधुनिकवाद के खिलाफ रहते हैं। तो मोनार्की को स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करेंगे, ठीक, हाँ, स्टेब्लिश करने में सपोर्ट करेंगे। तो यही इसमें नेगेटिव इफेक्ट दिख रहा है इसका, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रीटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। जो ग्रीक को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए संधि की गई थी, ट्रीटी की गई थी, वो कौन सी ट्रीटी थी, संधि थी? वियना 1815, कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, वार्शा 1814 एंड लाइपेज 1813। तो it was option number B, Constantinople 1832. According to the Treaty of Constantinople 1832, the Greek was established as an independent nation. Question number 17. Who said when France sneezes, the rest of Europe catches cold? कौन कहता है, यानी किसके अनुसार, किसने कहा जब फ्रांस को छींक आती है तो सारे यूरोप को जो है सर्दी पकड़ लेती है? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, मैजनी, ड्यूक मेटरनिक। तो कौन कहता है इस बात को, किसने कहा था? ये कहा था जो है 17 डी, यानी ड्यूक मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट हैपेंड टू पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी? 18वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड का क्या हुआ, या पोलैंड के साथ क्या हुआ? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट? कौन सा सही है? पोलैंड अचीव्ड इंडिपेंडेंस एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। पोलैंड को जो है स्वतंत्रता मिल गई 18वीं शताब्दी के अंत तक। पोलैंड केम टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया एंड बिकम पार्ट ऑफ रशिया। पोलैंड जो है, पोलैंड पर रसिया का अधिकार हो गया और वह रसिया का हिस्सा कहलाया। पोलैंड बिकेम द पार्ट ऑफ ईस्ट जर्मनी। पोलैंड पर जो है पूर्वी जर्मनी का अधिकार हो गया। पोलैंड वॉज पार्टीशनड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय थ्री ग्रेट पावर्स, रसिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। पोलैंड को 18वीं शताब्दी के अंत तक जो है तीन बड़े राष्ट्रों ने, देशों ने, शक्तियों ने, महाशक्तियों ने बांट दिया। और तीन महाशक्तियां कौन थी? प्रूशिया, रसिया और ऑस्ट्रिया।
ठीक है, एंड द आंसर इज दिस, डी इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18. नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? जर्मनी के एकीकरण में किसने लीडिंग रोल प्ले किया, किसने कर्ता की भूमिका निभाई? जर्मन एम्परर फॉर्मली किंग ऑफ प्रूशिया, कैसर विलियम फर्स्ट। जर्मन एम्परर यानी जर्मनी के राजा, जिनको प्रूसिया का राजा भी कहा जाता था, ठीक है, कैसर विलियम फर्स्ट। ओटो वॉन बिस्मार्क, प्रूशिया ऑफ चीफ मिनिस्टर, प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर, प्रूसियन चीफ मिनिस्टर, प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर वोटो वॉन बिस्मार्क। जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, जर्मन फिलोसफर, जर्मनी के जो है फिलोसफर जिनका नाम था जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 19, द ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओटो वॉन बिस्मार्क. He played the important role, magnificent role to unite the Germany. Now, question number 20. 3 wars over 7 years with Austria, Denmark, Germany and France ended in. 7 वर्षों के दौरान 3 बड़े युद्ध लड़े गए, और ये 3 युद्ध जो लड़े गए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस के मध्य, इनको समाप्त कब किया गया, किसकी विजय के साथ समाप्त किया गया? Danish victory, Prussian victory, French victory, and German victory. And the answer will be option number B, Prussian victory. Prussian victory. Question number 21. Who was proclaimed the Emperor of Germany in 1871? 1871 ईस्वी में किसको जर्मनी का शासक नियुक्त किया गया? ओटो वॉन बिस्मार्क, विक्टर इमैनुअल सेकंड, काउंट खेवर, कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया. एंड द आंसर विल गो टू कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया. कैसर विलियम फर्स्ट को, जो प्रूशिया का राजा था, उसको जर्मनी का एम्परर 1871 में नियुक्त किया गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 22, हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861? 1861 ईस्वी में कौन यूनाइटेड इटली का राजा बना, शासक बना? गुसेपी गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल सेकंड, काउंट खेवर, गुसेपी मैजनी. हु बिकेम? He was Victor Emmanuel II. Victor Emmanuel II. Question number 23. What helped in the formation of a nation state in Britain? ब्रिटेन में नेशन स्टेट की स्थापना की मतलब स्थापना में क्या सहायक रहा, कौन सा, किसने सहायता की, किस बात ने सहायता की? The formation of a nation state in Britain was the result of sudden upheaval. सडन, अचानक जो है परिवर्तन हुआ, आमूलचूल परिवर्तन हुआ ब्रिटेन में, और नेशन स्टेट की स्थापना हो गई. इन 1688 द मोनार्की इन ब्रिटेन हैड सीज्ड द पावर फ्रॉम इंग्लिश पार्लियामेंट. 1688 ईस्वी में मोनार्की, ब्रिटेन में मोनार्की अर्थात जो राजसत्ता थी, उससे पावर ले ली गई और इंग्लिश पार्लियामेंट की स्थापना करके उसको शक्ति दे दी गई. द पार्लियामेंट थ्रू ए ब्लडलेस रिवोल्यूशन सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की which gradually led to the emergence of a nation state. पार्लियामेंट ने जो है बिना रक्त की नीति अपनाए हुए, यानी रक्त विहीन रिवोल्यूशन करके, ठीक है, रक्त विहीन क्रांति करके मोनार्की से शक्ति ले लेता है, और इस तरह से नेशन स्टेट की स्थापना धीरे धीरे हो जाती है. द ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वॉर विथ स्कॉटलैंड एंड वेल्स. स्कॉटलैंड और वेल्स के युद्ध के दौरान या युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश नेशन की स्थापना हुई. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी. 23, क्वेश्चन नंबर 23, सी विल बी करेक्ट आंसर. Who was responsible for the unification of Germany? जर्मनी की यूनिफिकेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल रहा, किसका योगदान रहा? काउंट केवर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी एंड गिउसेपी मैजनी. एंड द आंसर विल बी 24 फॉर क्वेश्चन नंबर 24, बिस्मार्क. बिस्मार्क, जर्मनी की यूनिफिकेशन में बिस्मार्क का हाथ रहा. क्वेश्चन नंबर 25. द एलेगरी ऑफ द जर्मन नेशन हु वियर्स ए क्राउन ऑफ वोक लीव्स वाज ए. जो रूपक है, रूप लिया गया है, कल्पना की गई है जर्मन नेशन की, जिसमें एक महिला को पत्ते और ताज मुकुट, मतलब पत्ते से बना हुआ ताज मुकुट पहनाए हुए दिखाया गया है, वो कौन था? वो एल्गरी कौन? मैरियनी, यूनियन जैक, ब्रिटानिया
and Germania. Which option will be correct? Germania. जर्मन से संबंधित है जर्मेनिया, आप इसको याद रख लिएगा यहाँ से. एंड टुडेज क्वेश्चन नंबर 26 and last question is it is last question for today. A large part of Balkan region was under the control of. बाल्कन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा किसके अंडर में आ रहा था? रशियन अंपायर, ओटोमन अंपायर, जर्मन अंपायर एंड हैब्सबर्ग रूलर्स किसके अंतर्गत? ऑटोमन अंपायर के अंतर्गत आ रहा था, ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ रहा था बाल्कन का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा. सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम class 10th history part, SST history part, and all the questions are very important. These questions may be asked in one day examinations also, so keep learning and try to find out the correct result with with good marks. Okay, now today's class is over. Have a nice day. Good day. Bye bye.